ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो हम लोग आज के लेक्चर से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में हेल्प करने वाली है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हमको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वो भी कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्या लेवल के होंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इसमें। बहुत कई लोग हैं बहुत लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर रहे हैं, बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्चुअली में क्वेश्चंस आएंगे कैसे? मैं हर एक टॉपिक से आपको, हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप देखोगे कि आपको आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन से देखने को मिलेगा। बिकॉज इन्हीं का जो वेटेज है अराउंड आपके 50% वेटेज तो इन्हीं का है बस, है ना। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स भी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट वन। ओके, चलो। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आरआरबी जेई 2024 के लिए हमारे केड एकेडमी ने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। सीबीटी वन का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप सीबीटी टू के एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए 499 में पूरा कोर्स अवेलेबल है ना। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में है ये, आप इसको जरूर अवेल कीजिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट, कोई टॉपिक कुछ भी आपका रह गया है या आपको फिर से रिवाइज करना है तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। क्लियर? उसके साथ ही साथ जो गेट 2026, 2027, 2028 के जो कोर्सेज हैं हमारे, वो 2222, 3333, 5555 रुपीज़ में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ओके। आरआरबी जेई एसएससी जेई का जो हमारा एग्जाम है उसके लिए जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो 777 रुपीज़ का है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए, सभी ऑल स्टेट एई के लिए, स्मार्ट कोर्स के लिए, ईएससी के जो नॉन टेक है उसका जो पार्ट है हमारा, है ना, यूपीपी एससी ए, ये अभी रिसेंट में आपका एग्जाम होने वाला है। इसका प्री और मेंस हर चीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन 1111 रुपीज़। ठीक है, तो ये आप जरूर इसको अवेल कीजिए। ठीक। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 ये है आपके पास, है ना। 76 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, आप इसको अवेल कर सकते हैं फ्रॉम गेट एकेडमी ऐप। प्लस जो हमारी गेट की जनरल एप्टीट्यूड की बुक है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है मात्र 222 रुपीज़ में। ई बुक है ये, है ना। इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और एप्टीट्यूड वगैरह का पार्ट इसमें अवेलेबल है। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं, ले सकते हैं, गेट एकेडमी के ऐप में जाइए, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, है ना। अम, वही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, वैसे वैसे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके 1 स्टेप या 2 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, उससे ज़्यादा अगर तीसरा स्टेप बाई चांस पूछ सकता है, बट उससे ज़्यादा आपका लंबा क्वेश्चंस नहीं रहेगा। मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। ठीक है, और किस टाइप के रहेंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। चलो, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट करंट बिटवीन द लोड टर्मिनल ए एंड बी विल बी। हमको यहाँ पे क्या निकालना है? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकाली जाती है। पहले तो आपको आरटीएच फाइंड आउट करना रहता है, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं है, तो आरटीएच फाइंड आउट करके हमको कोई मतलब है नहीं। हमको सिंपली क्या करना है, नॉर्टन निकालने के लिए हमको जो लोड रहता है, लोड के अक्रॉस क्या कर देते हैं हम लोग, शॉर्ट, उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक। और यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट रहती है हमारी, यही क्या रहती है, आई शॉर्ट सर्किट या नॉर्टन करंट। क्लियर? अब हमको करंट, इस करंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है ना, करंट डिवाइडर रूल लगेगा। बट करंट डिवाइडर रूल लगाने के लिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है, ये 150 ओम का जो रेजिस्टेंस यहाँ है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक, 150 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो इस 15 ओम के रेजिस्टेंस को हम लोग को रिमूव करना है। तो ये रिमूव ऐसे होगा, क्योंकि ये ए और बी शॉर्ट हो जा रहा है आपस में, तो इस 15 ओम के जो रेजिस्टेंस है इसका कोई
हमारा यूज नहीं है ना। तो सर्किट हमारी कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है, अदरवाइज इतना समय नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में। ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 एम्पियर का करंट है। 10 एम्पियर की करंट 5 ओम और 5 ओम के दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो करंट भी क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी, 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। जिसको नहीं समझ आ रही है चीज, वो करंट डिवाइडर रूल लगा के अप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 5 एम्पियर। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्टन ऐसे ही आपसे क्या पूछ सकता है, इसका इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है आपसे, इसका नॉर्टन्स का जैसे इक्विवेलेंट करंट्स पूछा है, वैसे ही थेवेनिन वोल्टेज भी पूछ सकता है ना। तो ये सब चीजें ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूछी जा सकती है, सिंपल वन लाइनर रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर हमको देगी यहाँ से, दैट इज 10 × 10⁻³ वाट। ठीक है। ऑपरेट्स एट द वोल्टेज ऑफ, वोल्टेज कितने वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, 200 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहा है। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। ठीक है। तो फ्यूज वायर के लिए बेसिकली हमको क्या निकालनी है, करंट रेटिंग निकालनी है। तो हम लोग जान रहे हैं कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। पावर है 10 × 10⁻³ अपॉन 200। ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगी आपकी क्या, 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आपको 50 एम्पियर का क्या निकालना है, आपका फ्यूज वायर आपको लगाना है। क्लियर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पावर पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, वोल्टेज करंट निकालने के लिए, है ना। जैसे ये क्वेश्चन रहा हमारा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 7 ओम रेजिस्टेंस। ये हमारा 7 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 7 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट हमको बतानी है। ठीक। और सर्किट में 82 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, ये 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे क्या पता होनी चाहिए, हमारी जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है वो हमको मालूम होनी चाहिए, टोटल करंट जो सोर्स की तरफ से निकल रही है। ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड दी आरटीएच। आरटीएच मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, ये होगा 7 पैरेलल में 3 के, जब इसको आप सॉल्व करेंगे +2। ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये पूरा मैं ऐसा एक रेजिस्टेंस से इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ ये तीनों को। ठीक है। 21/10 + 2, ये आ जाएगा कितना आपका, 41/10, दैट इज 4.1 ओम। ठीक। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट आया, ये 4.1 ओम आया, बाकी सबको भूल जाओ। अब यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट निकालनी है हमको, तो करंट आई जो कि मेरा यहाँ होगा, I इज इक्वल टू V/R। V कितना है मेरा, 82 है। रेजिस्टेंस है मेरा 4.1, है ना। ये हो जाएगा 82 × 10/41, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। क्लियर। अब ये 20 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, यहाँ पे फ्लो हो रही है। अब आप इसको हटा दो। ठीक। अब आपको यहाँ पे करंट मालूम चल गया, आपकी करंट यहाँ पे कितनी हो रही है, 20 एम्पियर की। ये 20 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ रही है। अब आप यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाइए 7 ओम में करंट निकालने के लिए। तो I थ्रू 7 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों का रेजिस्टेंस। तो 20 × 3 डिवाइडेड बाई 10, ये 2, ये हुआ आपका 6 एम्पियर। ठीक। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 एम्पियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी। ए बी के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। अब हमको मालूम है जिस तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे तरीके से ये इंडक्टेंस को करना है। कैपेसिटर के केस में उल्टा होता है। ठीक। तो जैसे यहाँ वाला केस है, तो ये 3 ओम और ये 1 ओम किस में है, आपस में सीरीज में है। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा वो 12 ओम के साथ पैरेलल में रहेगा। फिर उसके बाद जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडक्टेंस आएगा वो 5 हेनरी, 15 हेनरी और उसके साथ में सीरीज में रहेगा। ठीक। तो हम लोग इसको निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि
आर टी एच या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 3+1, ये सीरीज में है। जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, वो पैरेलल हो जाएगा 12 के। ठीक। और जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5 के प्लस 15 के। तो ये रहा हमारा 3+1 4, 4 into 12 डिवाइडेड बाई 4+12 16 प्लस 5 प्लस 15, 4 4 16, 4 3 2300, ऑप्शन नंबर ए ना। तो आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको देखने मिलने वाला है जो कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपका थ्योरम से रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ 5 हेनरी इंडक्टर इज 160 जूल्स, देन कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट। कोई इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, एक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। तो एनर्जी जो इंडक्टर स्टोर करता है वो एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक। अब वो कह रहा है कि इसने 160 जूल्स ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लिया, मीन्स हमको एनर्जी दी हुई है 160, हाफ इंडक्टेंस दिया हुआ है हमको 5 हेनरी का, इंटू आई का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। ठीक। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 160 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक। दैट इज 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 32 इंटू 2, that is equal to 64. Therefore I is equal to root under 64, that is 8 एम्पियर ना। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये रहा, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे आएंगे। और ये क्वेश्चंस जो मैं लेके आया हूँ आपको, ये ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, एसएससी जेई के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ भी रहेंगे, जबकि थोड़े से और इजी ही रहते हैं अगर आप लास्ट टाइम के कंपैरिजन करोगे तो। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन एसी सर्किट contains a resistance and inductance connected in series. ठीक। The active power consumed by the circuit is equal to 4800 watt and the reactive power, ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा हमको बोल रहा है एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर की बात कर रहा है। तो एक्टिव, एक्टिव पावर है 4800 वाट, रिएक्टिव कितना है 6400 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। हमको एपरेंट निकालना है ना। तो ये जो रहता है हमारा एक्टिव, ये रिएक्टिव और ये एपरेंट है ना, ऐसे ही रहता है, पी क्यू एस। ठीक। तो एस की वैल्यू कैसे आएगी, एपरेंट पावर आता है रूट अंडर एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। तो ये आप करोगे रूट अंडर 4800 का स्क्वायर प्लस 6400 का स्क्वायर। ठीक। अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को ही करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है ना। और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप खुद ही कर लेंगे इसको, है ना। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है यार, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है 8000, 8000 वो भी है। ठीक। यही सब कैलकुलेशन के लिए है आपके पास कैलकुलेटर, तो उसको वाइजली यूज करना है, हर एक क्वेश्चन में नहीं यूज करते रहना, है ना। जहाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट लगे तभी यूज करें उसको। ठीक, बिकॉज वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर। तो ये रहा हमारा आंसर, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन आरएलसी सीरीज सर्किट आर हैज 5 ओम
अच्छा, हैज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 5 ओम, इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल मेक द सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अपने बोलना चाहिए रेजोनेंस वाले पार्ट में, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड कब होगा ये, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास सिचुएशन है, मतलब कंडीशन है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4L/C। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंडीशन में हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, क्रिटिकली डैम्प्ड रहेगी, है ना। अब हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है, हमारे पास यहाँ इंडक्टेंस है, हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 4L/R²। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना। 4 इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 4/25। 1/25 कितना होगा, 0.044 इंटू 4 16। ऑप्शन नंबर बी, सेवेंथ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब ये कैसे सॉल्व किया, तो ये होगा 4 इंटू 0.04। ठीक है, ये आ जाएगा 0.16 फैरड। क्लियर। तो आपके जो भी वो सर्किट है, हमारी रेजोनेंस वाला पार्ट है, रेजोनेंस वाले पार्ट से आपके इवन आपके फॉर्मूलेज भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला पूछा जा सकता है और उस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले तो वैसे ही याद करने हैं, और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो, बट आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट कहाँ रहती है। ठीक है, किस यूनिट में आपको फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4400 watt electric heater has a resistance of 11 ohm. What will be the maximum permissible current? ठीक है, हमको पावर दिया हुआ है 4400 वाट। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 11 ओम, हमसे पूछ रहा है करंट। पावर का हमको फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V²/R, पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर। मेरे काम का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, है ना। तो मैं ले लेता हूँ इस फॉर्मूले को, पावर इज इक्वल टू I² इंटू आर। यहाँ से मुझे मिलेगा I² इज इक्वल टू P/R, जो कि होगा मेरा पावर 4400 डिवाइडेड बाई 11, ये 400। तो I² इज इक्वल टू 400, I इज इक्वल टू √400, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, next question is, if a 5 ampere current flows through a circuit for 5 minutes, then calculate the total charge। हमको कह रहा है कि चार्ज निकालना है, करंट और चार्ज का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, है ना। 5 एम्पियर की करंट है, 5 मिनट के लिए फ्लो हो रही है। ठीक, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I, करंट कितनी है, करंट है हमारी 5 एम्पियर, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 5। क्लियर। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 25। ठीक, पर क्या ये 25 आंसर जो है हमारा सही है क्या, क्या ये 25 कूलम यहाँ पे अवेलेबल है, क्या ये सही है क्या, तो नहीं, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज रॉन्ग, है ना। ये हमारा क्या है, गलत है। कैसे होगा ये, तो Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ टी। ठीक है,
Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई है हमारा 5, और ये जो दिया है ये 5 मिनट्स दिया है। ठीक है, हमको ध्यान रखना है कि टाइम इज इन सेकेंड। जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो टाइम को सेकेंड में पुट करते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक, 6 5 ज़ा 30, 300, 300 इंटू 5 5 3 ज़ा 15, 1500 कुलम्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे को ये भी पता रहना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले के साथ नहीं होता, फॉर्मूले के साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट में वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट होता है। अगर मैं इसको मिनट में ही पुट कर देता तो आंसर मेरा 25 हो रहा था, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल भी था। तो आपको लगता है कि मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जाम दिया, मैंने हर क्वेश्चन को क्या किया, सही किया है। जो बनाया वो ऑप्शन में अवेलेबल है, मतलब सही है। एग्जाम में अपना दिमाग उतना नहीं चलता, हम लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सेम एग्जैक्ट आंसर मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है, दिस मीन्स दैट वो सही है हमारा। बट कई बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ a conductor when the conductor has a conductance of 0.4 Siemens and carrying a current of 8 एम्पियर। हमको निकालने क्या कह रहा है, वोल्टेज निकालना कह रहा है। वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ना देकर के हमको क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस दिया हुआ है। और हम लोग जान रहे हैं भाई कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/कंडक्टेंस। तो मैं वो फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देता हूँ, आई अपॉन कंडक्टेंस। करंट कितनी है मेरी, करंट है मेरी 8 एम्पियर की, इंडक्ट कंडक्टेंस है हमारा 0.4 का, दैट इज 80/4, 4 2 ज़ा 8, ये हुआ 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना कि आपको कंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है ना, उसके बेस पे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए, तो 10 क्वेश्चन हम लोग ने अराउंड सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे बचे 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डेली 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया करेंगे। डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर्ड बाय a 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर तुमको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर के केस में हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर के इस केस में हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, तो ये हुआ हाफ इंटू इंडक्टर 8 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 या 16, 16 4 ज़ा 64, 64 जूल्स, 64 जूल्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है जूल्स में। ठीक है, हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ते समय एनर्जी पढ़ा, लेकिन किस में पूछा ये नहीं पढ़ा। अगर ये बाई चांस ऐसा लिख देता है कि भैया आप इसको बताओ इन मिली जूल्स, हम तो पढ़ते ही नहीं। और एक तो ऑप्शन 64 का यहाँ पे जरूर अवेलेबल होता है ना, इस आंसर के साथ में एक 64 का ऑप्शन जरूर अवेलेबल होता। साथ ही जो भी बाकी जो आंसर है वो तो रहते ही करेक्ट आंसर। तो हमको ये भी पढ़ना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछी जा रही है उसका यूनिट क्या है वो, है ना। इन जूल पूछ रहा है, मिली जूल पूछ रहा है, माइक्रो जूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसके बारे में जरूर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, what will be the peak value of voltage of a voltage waveform when the root mean square value of voltage is 30 वोल्ट। ठीक, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम, तो मैं बोल रहा हूँ वी मैक्स। ठीक, वी मैक्स पूछ रहा है जब मेरे पास आरएमएस वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो वी मैक्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी मैक्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, है ना। तो सिंपल है, √2। आपको रिलेशन याद रहना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के एवरेज वैल्यू के साथ, एवरेज वैल्यू का आरएमएस वैल्यू के साथ, आरएमएस का मैक्सिमम के साथ में, प्लस क्या क्रेस्ट फैक्टर होता है, पीक फैक्टर क्या होता है ना। ये सब आपको याद रखना है। एग्जाम में उस डायरेक्टली उस पर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी दे सकता है, जैसा यहाँ पे दिया है हमको, इंटू 30, 1.414 इंटू 30। ठीक है,
सॉल्व करना पड़ जाएगा क्या? 14 3 तो 42, 42 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी जो आते रहेगा, बट मैं सिर्फ पहले का 2 डिजिट ले लिया। 14 इंटू 3 42 आ रहा था, 42 के लगभग आंसर का आंसर होगा ना। ठीक है, देखो इसमें भी लिखा हुआ है इन वोल्ट्स, वही वोल्ट्स की जगह कुछ और यूनिट लिख देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देते रहना इस चीज का। What will be the frequency of a sinusoidal wave when the time period of the wave is 2 मिलीसेकेंड? टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 मिली इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड, मिली 10⁻⁻3। ठीक, हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, दैट इज वो भी हर्ट्स में। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड। अब आप पुट करो यहाँ पे, ये 1/2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 500 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 500 हर्ट्ज। ठीक, यूनिट यूनिट का ही मेन सब खेल है, 2 मिलीसेकेंड है, तो ये सब चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड बाय a 5 ohm resistor in which the value of current is 2 एम्पियर? तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5, 20 वाट। ऑप्शन नंबर सी। अब किसी के दिमाग में डाउट आएगा कि क्या ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है क्या? तो बिल्कुल आता है, अब जाके देख लो, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से, पेपर को सॉल्व करने से पहले, एग्जाम देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप देखो। प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखो, उसको एनालाइज करो कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना। और हो तो आप क्या करो, उसको बैठ करके उसको देने का कोशिश करो, मतलब उस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे पास कितना टाइम बच रहा है ना। तो जितना टाइम है, टाइम के हिसाब से ही आपके पास न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे उस लेवल के। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो मैंने अभी कराए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैम्प रेटेड एट 220 वोल्ट 200 वाट? पावर दिया हुआ है 200 वाट, वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, तो मुझे पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वाला रिलेशन मैं यूज करूंगा, दैट इज आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर हमारा हो गया 220 इंटू 11, 242, 242 ओम का रेजिस्टेंस होगा हमारा। So option number D, that is 242. Clear? Next question. The voltage and the current of a device are, voltage दिया है, current दिया है, power indicated by the wattmeter। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। तो वाटमीटर कौन सी पावर हमको देता है? वाटमीटर जो रीडिंग देता है वो हमको क्या, किसमें देता है, वो पता होना चाहिए आपको। और जो आपका फॉर्मूला है पावर का, वो क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाई। यही होता है पावर का फॉर्मूला। वी आर एम एस, आई आर एम एस हमको निकालना है,
ये जो दिया हुआ है v के साथ, ये बोला जाए तो v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसी में है तो आपको यहाँ से फाइव मिल गया। दोनों के बीच में जो फेजर डिफरेंस है वो कितने का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ से आपको 30 डिग्री मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू क्या होगी, RMS वैल्यू होगी वी मैक्स अपॉन रूट टू आई मैक्स अपॉन रूट टू इंटू कॉस 30, दैट इज 100/√2 इंटू 10/√2 इंटू कॉस 0 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है, ठीक है, 203/2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। आप यहाँ पे यूज कर लो अपना, क्या बोलना चाहिए, कैलकुलेटर वगैरह। ठीक, और सॉल्व कीजिए इसको। अब आपको यहाँ पे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, √2 टू हो जाएगा। 100 × 10 × √3/2 इंटू टू, टू ये 5, ये 50, 50 इंटू 5, 5 250, 250 इंटू √3, 1.7 समथिंग होगा। 25 दुगना नहीं होने वाला 250 का। दिस मीन्स दैट इसका डबल तो होगा नहीं है √3 की वैल्यू। इसका मतलब आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, दैट इज 433 वाट। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की हर चीज की जरूरत नहीं है, आप अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि भैया ये जो मेरी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये क्या है, ये √3 है। √3 की वैल्यू 2 से कम ही होगी, तो 250 इंटू टू 500, 500 से ज्यादा हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए ये हमारा आंसर है विदाउट कैलकुलेशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द हीट dissipated through a conductor of 10 ohm resistance when 1 ampere of current is flowing through the conductor for 5 सेकेंड। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट इज इक्वल टू I² इंटू आर इंटू कितने समय के लिए वो उसमें से फ्लो हो रही थी। तो करंट की वैल्यू है हमारी 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारी 10, और ये 5। ठीक, तो 1 × 10 × 5, दैट इज इक्वल टू 50 जूल्स ना, दैट इज इक्वल टू 50। पावर रहता तो वाट में रहता, क्योंकि हीट पूछा है इस वजह से जूल्स में, है ना। दैट इज आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, दैट इज 50। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम इन सेकेंड, ध्यान देने वाली बात है, will be taken by 40 coulomb of charge to pass through a point in a circuit if a current of 8 amperes flows through it। तो I is equal to Q टाइम्स ऑफ T। टाइम पूछा है तो टाइम इज इक्वल टू I अपॉन Q। करंट है हमारे पास कितना, 8 एम्पियर, और ये हमारे पास 40, ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है क्या, क्वेश्चन मतलब, अरे यार क्या सिली सा मिस्टेक है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी की जगह I इज इक्वल टू Q इंटू टी लिखा है मैंने। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, T इज इक्वल टू Q/I। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, एकदम ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था अभी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 5 एम्पियर। क्लियर, सॉरी 5 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थ्री इलेक्ट्रिक लैम्प्स ऑफ 70 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी मींस व्हाट इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आप देखो, सिंपल सा फंडा याद रखो। जब भी पावर कंजम्पशन की बात हो रही है, तीन बल्ब जो भी है, अगर वो आपस में पैरेलली कनेक्टेड है ना, अगर कोई दो तीन कितने भी बल्ब हो, वो अगर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। तो टोटल पावर हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3। वही अगर ये जो है, अगर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते P1 और P2, पावर ये P1 कंज्यूम करता, ये P2 कंज्यूम करता, तो P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 टोटल पावर। तो सिंपल कहने का मतलब है, अगर सीरीज में बात कर रहे हो आप, तो पावर कैलकुलेशन के लिए आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना है, और पैरेलल में अगर बल्ब कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है और पावर कैलकुलेट करना है टोटल, तो आपको नॉर्मली सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे तो हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और तीनों कितने हैं, 70 वॉट के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 70 + 70 + 70, टोटल पावर दैट इज 7 3 21, 210 वॉट। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। अ गीजर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 C/S। अब कई लोग को ये नहीं पता होगा ये C/S क्या है। तो C/S है साइकिल पर सेकेंड, और ये इक्विवेलेंट होते, मतलब ये इक्वल है फ्रीक्वेंसी के हमारे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस कंज्यूम्ड बाय द गीजर इज पावर। ओके, ये इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द गीजर इज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी जो होती है 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो 2 इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 साइकिल पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो ये रहे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस, है ना। हम लोग ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। और जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, आप बिल्कुल देखेंगे कि एग्जाम में यही लेवल रहने वाला है। इसके नीचे भले आ सकता है, बट इसके ऊपर का जो लेवल है आपको एग्जाम में शायद ही देखने को मिलेगा। ठीक। क्योंकि ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज तो होता नहीं है पैटर्न वगैरह में, जैसा पैटर्न रहता है उसी को फॉलो किया जाता है हमेशा। तो जिस पैटर्न में लास्ट टाइम क्वेश्चन पे आया था, जो हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। क्लियर। चलिए, तो हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करिए भाई, शेयर करिए। ठीक। तो जाने से पहले आपने आरआरबी जेई की जो पोस्ट है, 7,900 पोस्ट से ज़्यादा हमारे पास आई हुई है। CBT 2 का एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो अगर आपको CBT 2 के लिए अगर आपने अभी भी कोई कोर्स अवेल नहीं किया है, और आपको अभी भी आप डाउट में हो कि क्या करना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, तो आप हमारे गेट एकेडमी के कोर्सेज को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो कोर्स है हमारे, वो आपको मिल जाएंगे, है ना। और अपनी प्रिपरेशन वहाँ से आप कर सकते हो। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।